मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है इसके बारे में अध्ययन किया कि जो एक विद्वान है मेडिसन, उसने बताया कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो सारी शक्तियां हैं वो एक ही हाथों में एकत्रित होना, चाहे वो एक व्यक्ति हो या थोड़े हो या अधिक हो, और वंशानुगत हो और स्वतः नियुक्त हो या निर्वाचित हो, वो अत्याचारी शासन की उपयुक्त परिभाषा कही जा सकती है। तो इस अत्याचारी शासन को एक तरीके से ख़त्म करने के लिए ही जो शासन के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों का पारस्परिक संबंध कैसा होना चाहिए, ये प्रश्न हमारे राजनीति विज्ञान में एक विवाद का विषय रहा है। तो इस संबंध में समय समय पर विद्वानों के द्वारा मत प्रकट किए हैं, और उन मतों में से सबसे महत्वपूर्ण मत जो मोंटेस्क्यू नामक विद्वान है उन्होंने प्रतिपादित किया था कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सबसे अधिक प्रमुख है। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का बंटवारा, यानी कि व्यवस्थापिका अपना काम करेगी, कार्यपालिका अपना काम करेगी और न्यायपालिका अपना कार्य करेगी, तीनों में पारस्परिक संबंध बनाते हुए। तो हमने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ के बारे में चर्चा की। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करता है उसका अध्ययन किया। 3 अनुच्छेद, तो प्रथम अनुच्छेद है संविधान में जो प्रदान की गई थी कि व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां कांग्रेस में निहित हैं, और दूसरा अनुच्छेद है उसमें कार्यपालिका की शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित है, और तीसरे अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई कि न्याय संबंधी शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उनके नीचे न्यायालयों में निहित हैं, जिन्हें कांग्रेस समय समय पर प्रतिपादित व स्थापित करती है। तो ये जो 3 अनुच्छेद हैं, इनमें व्यवस्था एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से मोंटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अमेरिका संविधान में स्थान दिया गया है। तो हमने इनके बारे में भी चर्चा की। इसके साथ साथ व्यवहार में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिका में किस प्रकार से अपनाया जाता है उसमें की भी चर्चा की, और अमेरिका के संविधान में नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली भी है, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली कार्य करती है, कि कांग्रेस की शक्ति को नियंत्रित करने की क्या व्यवस्था है, राष्ट्रपति को नियंत्रित करने की कैसी व्यवस्था है, और सर्वोच्च न्यायालय को भी नियंत्रित करने की व्यवस्था अमेरिका के संविधान में की गई है। इन सब बातों का आपसे हमने चर्चा किया, हमने इनका अध्ययन किया। अब इसके साथ साथ ये जो सवाल उठता है कि आलोचकों ने जो ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है इसकी किस रूप में आलोचनाएं की हैं, तो इस विषय में मैं आपको बताऊं कि यह सिद्धांत की आलोचना निम्न आधारों पर आलोचकों ने की है। जैसे महत्वपूर्ण ये कहा जा सकता है कि नेतृत्व की कमी, कि प्यारे बच्चों कि वर्तमान जो युग है, वर्तमान युग में शासन के कार्य और संगठन की पेचीदगियों को सुलझाने के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है, आप सभी को मालूम है। लेकिन जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो नेतृत्वहीन शासन प्रणाली की नींव डालता है, ये भी आपको पता है जो हमें अभी अध्ययन किया। तो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिकी संविधान ने कार्यपालिका और विधायिका शक्तियों को अलग अलग कर दिया, जिससे निरंतर प्रतिद्वंद्वता की संभावना बनी रहती है या प्रतिद्वंद्वता की संभावना है। ठीक है ना। तो एक ये आलोचकों ने ये आलोचना की, ये आलोचना, ये क्रिटिसिज्म है उसकी कि नेतृत्व की कमी इस सिद्धांत में
पाई जाती है। किस प्रकार से पाई जाती है मैंने आपको अभी बताया। दूसरा, सहयोग तथा समन्वय की कमी, ठीक है ना, कि सरकार के जो अंग हैं तो सरकार के अंगों की पृथकता के कारण अमेरिकी शासन में समन्वय और सहयोग की कमी हो जाती है, ठीक है। तो फलस्वरूप क्या होता है कि शासन में एकता नहीं रह पाती है और प्रत्येक कार्य के संपादन में विलंब होता रहता है। तो शासन के एक भाग पर किसी एक दल का अधिकार है तो दूसरे विभाग पर दूसरे दल का, तो इसके फलस्वरूप कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में एक तरीके से संघर्ष होने की संभावना रहती है। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताया जाए कि 1943 में कांग्रेस ने राष्ट्रपति रूजवेल्ट के नेतृत्व में विद्रोह उपस्थित किया और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कई प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए गए। तो ये सहयोग और समन्वय की कमी भी एक प्रकार से आलोचकों ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में देखने को मिली, या उस ये कह के कि उसमें सहयोग और समन्वय की कमी है उसकी आलोचना की है। तो निष्कर्ष रूप से क्या कहा जा सकता है कि शक्तियों के पृथक्करण की बुराई को दूर करने के लिए अब एक कानूनी क्षेत्र में राष्ट्रपति के नेतृत्व का उदय हुआ। तो राजनीतिक दल प्रथा ने कांग्रेस तथा राष्ट्रपति की नीतियों में मेल जोल उत्पन्न करने में भी अपना योगदान दिया। तो प्रशासन के संबंध में उत्पन्न परंपराएं जैसे सीनेट के सद्भाव द्वारा भी पृथक्करण के दोषों व कठिनाइयों को हल करने में मदद मिलती है। तो निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है। तो इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं वो किस प्रकार से बन सकते हैं, जो आपको ध्यान देने की बात है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन जो 20 शब्दों में आते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी किस शक्ति द्वारा कांग्रेस को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति विधेयकों पर वीटो की जो शक्ति है तो इसको एक प्रकार से कांग्रेस को नियंत्रित करने का अधिकार रखता है। राष्ट्रपति कांग्रेस शक्तियों किससे नियंत्रित करता है, अपने वीटो, जो मैंने आपको 2 वीटो बताया था, एक पॉकेट वीटो और जो है वो, ठीक है ना। दूसरा, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आप बन सकता है कि अमेरिकी सीनेट राष्ट्रपति को कैसे नियंत्रित करती है। मैंने ये भी आपको बताया था कि अमेरिका की राष्ट्रपति सीनेट की स्वीकृति के बिना नियुक्तियां नहीं कर सकता है और राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों के लिए भी सीनेट की उसे स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा, एक ये भी आप कह सकते हैं कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के 2 प्रमुख दोष बताइए। तो आप इसमें दोष मैंने अभी आपको बताए थे कि शासन नेतृत्व विहीन हो जाता है तथा समन्वय के अभाव में शासन में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से ये शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका जो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो यहीं ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट जो अमेरिका के बारे में हम अध्ययन करेंगे उसमें अमेरिका में संघ व्यवस्था यानी कि द यूएसए फेडरल सिस्टम, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।